तो कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशंस को। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी और उनका क्या रिलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वगैरह वगैरह। ओके, अब ठीक है। एंड हमने डिफरेंट वो चीज़ें पढ़ी, मतलब कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं उसमें। सबसे पहले रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है सीधे सीधे एक्स बी। दूसरा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, और तीसरा मेरे बच्चे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पीछे जो ग्राफ्स हैं वो समझ याद रह गए थे, रिवाइज कर लेना प्लीज। ओके, समथिंग लाइक दिस, ये सॉल्यूशन है ये। तो हम देख सकते हैं कि सेम वेपर प्रेशर हम हायर, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल बॉइलिंग प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर, दिस इज द नाउ अचीव्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसी तरीके से दिस इज ऑफ कोर्स सॉल्यूशन एंड सेम है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, बट ये है फ्रीजिंग लाइन। ओके, तो ये हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होता है प्योर कंपोनेंट, और जबकि सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये मेल्ट ही हो जाता है एक तरह से, ठीक है कि नहीं। दैट वाज दिस। एंड फिर हमने करा था कि यही जो सॉल्यूट हम ऐड करेंगे इससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी डेवलप होता है, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर विच इज नॉट नॉर्मल हाइड्रोलिक प्रेशर जिसको आप बोलोगे। ये बात समझना है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक मतलब एक गोला है या मतलब एक सेल है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है और बाहर अगर प्योर कंपोनेंट है, तो ये प्योर कंपोनेंट अंदर आ सकता है लेकिन सॉल्यूट बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। यू कैन नॉट से कि मतलब ये एक सोचो, इट्स अ ब्यूटी ऑफ द नेचर जिसमें सेल्स के मेम्ब्रेन्स ऐसे बने हैं जो इस तरह का कंडक्शन कर सके मटेरियल्स। सही बात है कि, और सोचो पानी कैसे रूट के अंदर बैठा रहता है कि आजा आजा आजा, ये सॉरी सॉल्यूशन बाहर पानी को बोलता है आजा अंदर आजा, बाहर नहीं आऊंगा। सही बात है कि ऐसे कैसे मतलब सेल्स कंडक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड से सेल्स में, सेल्स से ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं डिफरेंट, जनरली वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इसको आप बायोलॉजी में क्या बोलते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हो इसको, यूजिंग बेसिक ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद है कि नहीं। वो होता है कि हम एनर्जी स्पेंड करके ऐसा करें, मैं अभी बताता हूँ क्या मतलब है उसका। नेवरदलेस, तो इस सेल में पानी आएगा अंदर, सही बात है कि नहीं। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इस पे जो मजबूरी है अंदर आने की, वो ऐसा लगेगा जैसे एक प्रेशर जनरेटेड है, डिफरेंस है अंदर बाहर, ताकि ये पानी बेचारा अंदर आ रहा है, ठीक है कि नहीं। एक मजबूरी है इसको अंदर आने की। दैट प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है कि नहीं। ओके, अचीव कैसे करें हम इसको, समझ कैसे लें, समझ ऐसे सकते हैं कि हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक सॉल्यूशन, ये तो प्योर हो गया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन, और यहां से पानी अंदर आने लगेगा और इसका लेवल बढ़ने लगेगा। हम यहां से जितना प्रेशर लगा के इसका यहां आना रोक दें, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऐसे भी दिख जाएगा, क्या होगा, पानी आएगा ना तो इन दोनों के बीच का एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा। अगर आपको डेंसिटी पता है इसकी रो, दिस प्रेशर डिफरेंस इज रो जी एच, दैट इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इसको मैकेनिकली भी जज कर सकते हो कि कितना होगा, समझ गए कि नहीं। ओके, आया ना बेटे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों। ओके, दिस इज द आइडिया ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कितना होता है वो देखते हैं। दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज concentration into R into T. Okay, concentration is moles per liter, molarity. Okay, कुल मिला के जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज
कि अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में NaCl डाल दिया तो वो Na+ के भी पार्टिकल्स बनाएगा और Cl- के भी, एंड दे विल एक्ट एज टू वाइस एज एक्टिव एज समथिंग जो कि NaCl के टर्म्स में एक सिंगल रहता है। पॉइंट ये, ठीक है। जैसे मैं बेंजीन 1 मोल ऐड करूं तो वो 1 मोल ऐड हो रहा है सॉल्यूशन में, लेकिन अगर मैं NaCl ऐड करूं 1 मोल तो वो पार्टिकल्स के एक तरह से 2 मोल्स ऐड हो रहे हैं, ये आपको समझना है। तो ऐसे सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंगली डबल होगी एक तरह से, या इनहैंस्ड होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये है। तो मैं बार बार कहूंगा, colligative property is not proportional to concentration in theoretical terms. Colligative property is proportional to number of effective particles. ये ध्यान रखना, ठीक है। इफेक्टिवली पार्टिकल्स कितने बनते हैं, ठीक है। इट्स लाइक सेइंग दिस, मैंने एक गोला नमक का एकदम एक पीस छोड़ दिया तो वो एक पीस थोड़ी रहता है, वो क्या बनता है, वो बहुत में। तो हम किसको काउंट करेंगे? उन पार्टिकल्स को। उसमें भी अगर हम एक मॉलिक्यूल को देखें, वो भी 2 आयंस में ब्रेक करता है। तो जितना Na+ असर रखेगा वो वेपर प्रेशर सप्रेस करने में, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदलने में, उतना ही Cl- भी करेगा। व्हाई शुड इट बी डिफरेंट? क्लियर है कि नहीं? ओके। तो ये दिस लीड्स टू द आइडिया ऑफ वैन हॉफ फैक्टर, जो अभी हम पढ़ेंगे। इन द मीन टाइम मैं चाह रहा था ये जो there is a process known as reverse osmosis. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुझे याद आया, लेट्स से हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बच्चों, और इधर पे सॉल्यूशन है और इधर से प्योर है। ओके, आई वुड से यहां से एक काम करते हैं, मान लो ये पानी है, प्योर वाटर है, और यहाँ से इम्प्योर वाटर, ठीक है। इसमें हमने सप्लाई रखी है, आता है इम्प्योर वाटर। यहां से अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें, सॉल्यूशन पे ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन मींस इम्प्योर वाटर, तो क्या होगा, इसमें जो भी पानी है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ चला जाएगा और कहाँ जमा होगा? दिस इज हाउ योर रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ड वाटर प्यूरिफायर वर्क्स, ठीक है कि नहीं। हम प्रेशर से मेम्ब्रेन के थ्रू पानी को क्रॉस कराते हैं और इम्प्योरिटीज अटक जाती है। समझ गए कि नहीं? ओके, दैट इज योर आरओ। आरओ नहीं घर में होता है, बिजली क्यों चाहिए उसको, सोचो। इट्स कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होना क्या चाहिए था, यहाँ से पानी इधर आना चाहिए था। ऑस्मोसिस यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ही यही। देयर इज एन इफेक्टिव प्रेशर ऑन द सॉल्वेंट टू एंटर इनटू द सॉल्यूशन। इफेक्टिव, ऐसा लग रहा है किसी ने धक्का दिया हुआ है इसको, जबरदस्ती पुश है। नेचर, फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन मोर थिंग्स, बट ऐसा समझ लो नेचर में एक ऐसी टेंडेंसी कि पानी यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, लेकिन हम उल्टा करें, यहाँ से प्रेशर लगाए तो यहाँ से, तो जैसे इम्प्योर वाटर आ गया, प्योर वाटर इधर इधर। और अक्सर देखना आरओ जिसके घर में लगा होगा, उस उनके घर में ना एक पाइप एक्स्ट्रा होती है जिससे ना पानी निकलता होता है और गिरता रहता है कहीं, है याद कहीं? अब अगर घर में आरओ लगा है कि सिंपल प्योरीफायर लगा है या नहीं लगा है, आरओ लगा है तो उसमें एक पाइप होगी बेटे, जैसे ही आप ऑन करोगे वहां से पानी टपकने लग जाता है, और वो बड़ा गंदा होता है वो पानी। कभी टेस्ट करना, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सॉल्ट कंटेंट, आपको नमकीन लगेगा वो ठीक ठाक लेवल तक। क्यों? बिकॉज यहाँ से जो पानी इधर चला गया, बाकी जो बचा था उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बढ़ जाएगी, और उसको आप यहाँ से एग्जॉस्ट करते हो एक तरह से, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए सिस्टम? समझ आया कि नहीं आया? पिछली बार याद है तुमने उस पाइप से निकाला था पानी और पिया था, फिर मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाया था, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुमको पता नहीं है ये वाला पानी नहीं पीना, यहाँ वाला पीना है, याद है तुमको? अच्छा ठीक है, नहीं याद है, चलो अच्छी बात, ठीक है। तो बच्चे ये रिवर्स ऑस्मोसिस। वन मोर थिंग, अगर दो सॉल्यूशंस में एक पर्टिकुलर सेम टाइप ऑफ, मान लो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, विद देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऐसे समझ लो एक सॉल्यूशन का उसके प्योर कंपोनेंट के साथ कंपैरिजन में मेजर करते हैं,
सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मीन्स अगर मैं सपोज कहूँगा 0.1 एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स अगर प्योर सॉल्वेंट साथ हो तो ऐसा लग रहा है कि प्योर सॉल्वेंट पे एक प्रेशर है इसको अंदर आने के लिए, ठीक है। समझ गए कि यहाँ आपको 0.1 एटमॉस्फेयर सॉल्यूशन पे दबाव रखना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट अंदर ना आए, समझ गए। दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑलवेज कंपेयरिंग विद द प्योर कंपोनेंट। अब अगर दो सॉल्यूशंस है सेम एटमॉस्फेयर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की, उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? A single solution cannot be isotonic. Isotonic with what? एक कॉन्सेंट्रेशन या एक ऑस्मोटिक प्रेशर किसके साथ? समझ गए मेरी बात के नहीं? तो अक्सर बच्चे ना परेशान हो रहे होते हैं कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या, देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन सॉल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात के, है या ना? तो क्लियरली ओके। आइसोटोनिक मींस व्हेन द टू साइड्स आर ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं बार बार ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखें। क्लियर है कि नहीं? हो सकता है कॉन्सेंट्रेशंस आपने एक तरफ NaCl डाला हो और एक तरफ कुछ और डाला हो जो सिंगल पार्ट, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है ऑस्मोटिक, क्या यहाँ से यहाँ वाटर ट्रांसफर होगा, नहीं हो रहा है ना, तो आइसोटोनिक। क्लियर है कि नहीं? फिर आती है बात सेल्स की। जनरली अगर ये एक सॉल्यूशन है और हमने इसमें एक सेल रखा हुआ है, अगर सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, यानी कि सेल इज अ स्ट्रॉन्गर पुलर ऑफ सॉल्वेंट। सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर मीन जब सेल को हमने कंपेयर किया था प्योर के साथ, तो सेल का प्रेशर ज्यादा, मतलब देखो सेल में प्रेशर ज्यादा नहीं है, सेल के पास एक पावर है, एक पुल है, दैट मिस्टीरियस प्रेशर जिससे ये पानी को अंदर खींचता वो ज्यादा है इसके पास। क्लियर है कि इसको वाटर पुल करने की, तो दिस इज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोर्स कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सराउंडिंग्स। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। और अगर सेल का अंदर वाला सॉल्यूशन लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, यानी कि ये पानी लूज करेगा, खींचेगा नहीं, तो दैट्स नोन एज हाइपोटोनिक। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरिजन आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम अगर कॉन्सेंट्रेशन में देखें तो वो सीधे सीधे बोला, अगर सेम ये है, ऐसा समझ लो आप बेटे, लुक एट इट लाइक दिस। अगर एक सेल है, इसके अंदर किसी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर हायर है देन इट्स सराउंडिंग्स, देन इट इज एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। और अगर किसी में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, देन इट इज एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज बाहर से पानी अंदर नहीं आएगा, वापस निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए अगर आप बच्चों एक काम करना, पानी में रात को जाना घर पे, पानी में किशमिश छोड़ देना, अगर कल तक ना वो अंगूर बन गया होगा, देखना इस चीज को। बिकॉज जो किशमिश है उसमें पानी ऑलमोस्ट हमने सुखाया होता है, तो अंदर सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ जैसे सॉल्ट है, शुगर है, जो भी है, ठीक है। अब क्या होता है, रात को ये पानी इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से अंदर जाता है, उसके सेल्स में घुसता है और वो फूल जाता है, ठीक है। दैट इज एंडोस्मोसिस, अगर आप बोलोगे इसको, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने समझा दिया। ओके, बस थोड़ा सा और वी कैन गो। हमने जब डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ, दीज आर इफेक्ट्स ऑफ ए सोल्यूट ऑन दीज प्रॉपर्टीज, या डेल्टा पी बाई पी याद है, ये सब क्रिएट होती हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं दैट टेल यू कि कितना कंपोनेंट बी यानी कि सॉल्यूट कितना है, एक ये, सही बात है कि नहीं? और अगर तुम्हें याद हो, हम इसके थ्रू, इन सब के थ्रू हम इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। लेट्स से हमने कोई सॉल्यूट डाला किसी उसमें, तो डेल्टा टी बॉइलिंग है, इट इज के बी इंटू मोलालिटी, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि डब्ल्यू बी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, सही बात है कि ना, उसका कितना वेट लिया तुमने डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स।
डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द कंपोनेंट ए। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। याद आया कि नहीं? और अगर ये ग्राम्स में है तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो इनटू 1000। ये केमिस्ट्री वाला काम है बच्चों, दिस इज नॉट माय, ये मेरा शौक नहीं है। आप ऐसा यूनिट्स यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं, नेवरदलेस रखते हैं केमिस्ट्री वाले बंदे, रखते हैं। यहाँ अगर मैंने ये मेजर कर लिया, बिकॉज दिस इज समथिंग वी कैन मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम आराम से देख सकते हैं कि कब बॉयल हुआ पानी। ठीक है, ये निकाला मैंने, ये भी पता है मुझे, ये पता है मुझे, ये पता है, कैन आई फाइंड दिस? सही बात है कि नहीं? तो ये मॉलिक्यूलर मास मिला हमको, सही बात है, हाँ या ना? लेकिन क्या होता है अगर हम कोई मटेरियल जैसे NaCl डाल देते हैं, ठीक है कि नहीं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी डबल है। क्या है? ऑलरेडी ऑलमोस्ट डबल है। मैं कहूंगा यार मैंने 1 मोल डाला था, इसके कितने मोल्स बन गए? विद द रिजल्ट एक्टिविटी ज्यादा है तो डेल्टा टी भी डबल होगा। यानी कि अगर पहले 2 डिग्री घटना था नॉर्मल शुगर से, NaCl का 1 मोल डालने से 4 डिग्री से गिरे। ध्यान रखने की चीज, अगर मैं शुगर डालता हूँ C6H12O6, ये होता है शुगर, शुगर नहीं डिसोसिएट होता है, मतलब गलता है इसमें, ऐसा नहीं है, डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, पार्ट्स में नहीं बिखरता है। सही बात है कि नहीं? तो मैं कहूंगा दिस, अगर मैंने 1 मोल डाला तो 1 मोल ही रहेगा उसमें, जबकि मैंने अगर ये 1 मोल डाला तो ये कितने मोल बनेगा? लेकिन हर मटेरियल ऐसे नहीं फुल्ली डिसॉल्व होता है, ये भी ध्यान रखना, फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? तो मैं ये कहूंगा ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर मास मुझे निकल के आएगा बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। देखो ये कैसी प्रॉपर्टी होना तो ये था 2 और आ कितना रहा है 4, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा एबनॉर्मल मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, लेकिन इफ वी डोंट नो वेदर समथिंग इज डिसोसिएटिंग, whether something is creating an effect which is not supposed to be its normal theoretical effect, तो हमारे मॉलिक्यूलर मास गड़बड़ मिले। ठीक है कि नहीं? दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और इसको करेक्ट करने के लिए वाइट हॉफ फैक्टर यूज करते हैं। मैं जिस नजर से बताना चाहूंगा ये ऐसे लिखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल इज इक्वल टू आई। यहां तक समझ गए कि नहीं? यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया, जैसे NaCl में आपने ऑलमोस्ट डबल लेग ऑब्जर्व किया, तो पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ऑलमोस्ट 2। ठीक है, जैसे हम NaCl, अगर हम लेट्स से 1 मोल NaCl अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया, डेल्टा टी भी अगर थेरेटिकल लेट्स से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 3 डिग्री से उसका गिरना चाहिए था एज पर कैलकुलेशंस, लेकिन डेल्टा टी भी एक्चुअल क्या होगा या ऑब्जर्व क्या होगा? ऑब्जर्व भी लिखते हैं इसको, है ना, इज इक्वल टू 6 डिग्री सेंट। तो मैं बोलूंगा ओहो, ये जो मैंने 1 मोल डाला था इसके 2 हो गए। समझ गए मेरी बात की? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, सेम मास सेम नंबर ऑफ मोल्स ऐड करने पे। क्लियर है कि नहीं? ओके समझ गए? डन। तो बस ये नोट कर लिया था, ये वाला एक्चुअल या ऑब्जर्व, ऊपर ऑब्जर्व भी लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय theoretical या calculated colligative property, that's equal to observed number of particles या moles कह लो। लेकिन ध्यान दो, अगर पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं तो मास उनका इंडिविजुअली आधा होगा। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना कि नहीं? ओके अगर मैं सपोज मेरे पास मास तो फिक्स है ओवरऑल, मैंने सपोज 10 ग्राम दिया तुमको और तुमने उसके 10 पार्ट्स कर दिए, तो ईच पार्ट इज ऑफ 1 ग्राम। कोई 20 पार्ट करेगा तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 0.5 ग्राम। दैट इज द की हियर। तो दैट्स इक्वल टू कैलकुलेटेड यानी कि थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है कि नहीं?
व्हाट आई मीन टू से इज कि आप इतना याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद रीजन समझ लेना कि यार अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल कर दोगे तो उनका मास आधा हो जाएगा, सिंपल एज, ठीक है कि नहीं। डन। तो जब भी आपने करेक्ट करना है तो आपको इस तरीके से करेक्ट करना, आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है और आप ध्यान दोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे मल्टीप्लाई होगा लेकिन मोलर मास उससे डिवाइड होगा, बात खत्म। समझ के मेरी बात की नहीं सेजल? आर वी ऑन टाइम? देर तो नहीं होगी? लास्ट पॉइंट, कभी कभी 100%, कभी कभी क्या जनरली फुल डिसोसिएशन होता भी नहीं है या फुल एसोसिएशन होता भी नहीं है। सपोज मैंने कहा ए बी गिव्स ए प्लस बी, ये दो पार्ट्स में गया, लेट्स से ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। अगर ये 1 मोल हमने यूज किया था, इसमें से अल्फा ब्रेक हो गया तो ये अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, यानी कि सारा का सारा जो भी हमने डाला था 1 मोल डाला था, डिसॉल्व तो चलो हो गया उसमें से, लेकिन डिसोसिएट कितना हुआ, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास ए बी है, ए पॉजिटिव है, बी, ये सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है कि नहीं। टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे बेटे? एक तो ये होगा 1 माइनस अल्फा मोल, ये कितना होगा अल्फा, और ये भी कितना होगा अल्फा। ये समझ आइए क्या हुआ, आया ना बेटे? इसमें से अल्फा मोल अगर ब्रेक हुआ तो अल्फा ए बनेंगे, अल्फा ए बनेंगे, ठीक है। ओके, गॉट इट? ठीक है बच्चों। तो उस केस में आपका देखो ध्यान से, दिस इज एक्चुअली में आपने 1 मोल डाला था, सही बात है कि नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड थ्योरेटिकली इज 1, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस, दिस इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आप ऐसे निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, ये काम आ सकता है, ठीक है, कि भाई कितना परसेंटेज है, या ये तो फ्रैक्शन निकलेगा, ध्यान रखना ये कितना निकलेगा, फ्रैक्शन। फिर आपसे पूछेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन वाले पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला लिखो सेजल बेटे, मुझे एग्जैक्ट बताना है ना, ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ यहाँ पे, है ना, ठीक है, अकेली भी हो, ठीक है, रोक दूं, एसोसिएशन बस बताना है मैंने, मिटा दो बेटे, मिटा दो, पक्का? टफ लग रहा है, समझ नहीं आया? आया ना? नहीं आया समझ? कौन सा वाला, ये नहीं समझ आया कि वो नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गया। अगर इसमें से मान लो 0.3 निकला तो 0.3 ये और 0.3 वो टूटेगा। अगर इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्ट मोल्स कितना है, इसका कितना मोल है, देखो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इसका 1 माइनस अल्फा मोल है, इनको डिफरेंशिएट नहीं करना है, जितना असर इसका अकेले होगा उसका इतना अकेले उतना ही इसका, सब के सब पार्टिकल्स है। तो कुल नंबर ऑफ मोल्स है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो हो गया 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा इज द नंबर ऑफ मोल्स यू आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ। लेकिन ऐड कितना किया था तुमने? तुमने अपनी तरफ से 1 फॉर्मूला मोल अप्लाई किया था, तो 1 प्लस अल्फा बाय 1 इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स। समझ गए कि नहीं? यस। सपोज मैं कहूंगा ऐसे, इफ द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज 25% मोर, दैट मींस I इज इक्वल टू 1.25, 1 से 25% ज्यादा, सही बात है कि नहीं? उस हिसाब से मेरा बच्चा, इफ यू आर गिवन दिस कि हाँ भाई हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूट है जो कि ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करता है, तो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? वो 25% डिसोसिएट हुआ है, दैट्स इट, बिकॉज 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.25, यानी कि 25% है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अगर आप एक मोल ऐड करते हो उसका 20.25 मोल्स ब्रेक हुआ है। ओके, एंड आई वुड लाइक टू चेंज वेरी क्विकली हियर। अब अगर A प्लस ए यानी कि 2A ऐड होके क्या बनता है, A2 एसोसिएट होता है, ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड वगैरह होते हैं एसोसिएट। ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग, सपोज मैंने इसका 2 मोल्स ऐड किया था, ठीक है, ओके, या ऐसे ना लिखो तो इसको लिखो A गिव्स 1/2 A2। अगर मैंने इसका 1 मोल किया था, यहां कुछ भी नहीं था, अगर इसमें से अल्फा निकला, डिग्री में ध्यान रखना 1 ही यूज करो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे 1/2 अल्फा बनेगा, सही बात है कि नहीं?
तो नंबर ऑफ मोल्स 1 से कम हो जाएगा बेटे, बिकॉज ये जुड़ गए, कुछ चिपक गए एक दूसरे से। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इज 1 माइनस अल्फा बाई, दिस इज द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनिशियली कितना ऐड किया था बेटे? 1। तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 इज वैट हॉफ फैक्टर, दैट्स इट। ओके, आई विल एलॉबरेट टुमारो अगेन, नॉट ए डील, प्रॉब्लम नहीं है। कल आप जल्दी आएंगे, जितने भी बजे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज। ओके, तुम जाओ बेटे, है ना। कल मैं और एलॉबरेट करूंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और लेट्स हैव फ्यू क्लासेस और देखते हैं और क्या पढ़ेंगे हम। केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन कल। ओके, चलो बाय बाय। एंजल, ध्यान रखना अपना बेटे, बाय बाय।